जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, जो अभी हमारा ये सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। वैसे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे, तो वहाँ पर जो पॉलिटी वाला इंक्लूड किया गया है सिलेबस आपके एग्जाम के लिए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत में जो विश्व युद्ध है उसके प्रभाव क्या रहा। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बारे में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को मेरे द्वारा पॉलिटी के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा उसे हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ही हम उसे कवर करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से हम लोगों ने वहां पर प्रथम विश्व युद्ध को भी पढ़ना है। जब वो वर्ल्ड हिस्ट्री का आप लोगों का सेशन चलेगा तो वहां पर हम वो चीजें देखेंगे। तो अभी आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रथम विश्व युद्ध, और पॉलिटी के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। 14वां टॉपिक है ये आप लोगों का। आप लोग जब देखेंगे 13 वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। पॉलिटी की 14वां वीडियोस ये रिकॉर्ड होने जा रहा है। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध। हेडिंग क्या डालनी है? प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस युद्ध को महान युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध को क्या कहा जाता है? महान युद्ध भी कहा जाता है। उसके अलावा आप लोगों को इसके बारे में जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है, ये युद्ध शुरू कब हुआ था? तो ये युद्ध शुरू हुआ था आपका 28 जुलाई 1914। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत होती है इसकी 28 जुलाई 1914 को। और ये इस युद्ध का समाप्ति कब हुई? समाप्ति अगर आपसे पूछी जाती है तो समाप्ति की डेट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, यानी कि युद्ध विराम कब होता है? 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1918 आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? ये जो दो तिथियां हैं ये आपके एग्जाम के लिए पहला टॉपिक है, और यहाँ से पहली लाइन है, यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है इसकी शुरुआत कब होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 28 जुलाई 1914 में इसकी शुरुआत होती है, और 11 नवंबर 1918 को इस युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। अब देखिए, जिस तरीके से कौरव और पांडव दो पक्ष थे, उसी तरीके से इस युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध है, इस भयानक और इस महान युद्ध में भी दो पक्ष थे, दो गुट इस युद्ध में थे। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, और दूसरे गुट का नाम था केंद्रीय राष्ट्र या धुरी राष्ट्र। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो आप लोगों के सामने ये यूरोप का जो मैप रखा गया है, जो यूरोप है, यूरोप एक महाद्वीप है, जानते हैं आप लोग। तो यूरोप के जो देश हैं, जो देशों की स्थिति है किस टाइम की, 1914 की, वो आप लोगों के सामने रखी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने रशियन एम्पायर है, ठीक है, जिसे आप लोग रूस के नाम से आज जानते हैं। ये पूरा आप लोगों को रूस दिख रहा होगा। उस टाइम पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी है उस टाइम पर एक हुआ करते थे। उसके अलावा यहाँ पर रोमानिया, ये बुल्गारिया, उसके अलावा ये ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। और ये ऑटोमन एम्पायर ही कारण रहता है भारत में खिलाफत आंदोलन का, आप लोग जानते होंगे। ये आपका ब्रिटिश वाला क्षेत्र है, ये आपका इजिप्ट है जिसे आप मिस्र के नाम से जानते हैं, ये इटालियन लीबिया है, ये फ्रेंच है, उसके अलावा ये फ्रेंच अल्जीरिया है, और ये फ्रेंच मोरक्को है। ये फ्रेंच यानी जिसे आप फ्रेंच मोरक्को हो गया, फ्रेंच अल्जीरिया हो गया, और फ्रेंच
ट्यूनिसिया हो गया, ये फ्रांस है, ठीक है, फ्रेंच अलग है, फ्रांस अलग है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्पेन है आपका, ये आपका पुर्तगाल है यहाँ पर, ये आपका इटली है, क्लियर है, ये आपका एल एलिविया है, ये आपका ये छोटे छोटे देश है, ब्रिटेन है यहाँ पर, ठीक है, ब्रिटेन का ही हिस्सा है। उसके अलावा ये आप लोगों का यहाँ पर देख पा रहे होंगे जर्मन एम्पायर है, जिसे आप जर्मनी के नाम से जानते हो, डेनमार्क यहाँ पर है, स्वीडन है, ठीक है, और ये आपका नॉर्वे है, क्लियर है। और ये आपका जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और आयरलैंड का हिस्सा, क्लियर है। तो ये स्थिति थी उस टाइम पर यूरोप की 1914 में। अब आप लोगों को ये देश मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन सारे ही देशों का रोल है इस विश्व युद्ध में, जो ये प्रथम विश्व युद्ध है। तो अब मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे और केंद्रीय राष्ट्र यानी कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग क्या डाल देंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे आप लोग, ये जो महान युद्ध था, ये जो आप लोग डालेंगे इसको प्रथम विश्व युद्ध, क्या लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में। और प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग जानते हैं कि एक साइड थे मित्र राष्ट्र, एक साइड क्या थे, मित्र राष्ट्र थे, और दूसरी साइड थे केंद्रीय राष्ट्र। कहीं कहीं पर आप लोगों को धुरी राष्ट्र भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर आप लोग देखेंगे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र में शामिल था आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस शामिल था। उसके अलावा आप लोग देखेंगे मित्र राष्ट्र में आपका इंग्लैंड शामिल था भाई, और मित्र राष्ट्र में आपका शामिल था रसिया, और मित्र राष्ट्र में शामिल होता है 1917 में, ध्यान रखिएगा, मित्र राष्ट्र के साथ जो जुड़ता है देश 1917, वो जुड़ता है यूएसए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूएसए कब जुड़ता है मित्र राष्ट्र के साथ, प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी कब करता है, तो 1917 में करता है। कारण मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग इसका सीक्वेंस देखेंगे। अगर हम बात करें केंद्रीय राष्ट्र के बारे में, तो केंद्र राष्ट्रीय में या धुरी राष्ट्र में जो देश शामिल थे उनमें है जर्मनी, दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है ऑस्ट्रिया। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा का पूरा महाद्वीप है और देश भी है, और ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोप का एक देश है, क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है हंगरी, हंगरी का आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक देश जो इनके साथ था उसका नाम है बुल्गारिया, बुल्गारिया। और केंद्रीय राष्ट्र में जो शामिल था उसका नाम था, एक और था, वो ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। तो कौन से देश केंद्रीय राष्ट्र में शामिल थे, कौन से देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मित्र राष्ट्र में फ्रांस है, इंग्लैंड है, रसिया है, और यूएसए जुड़ता है 1917 में। केंद्रीय राष्ट्र में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और बुल्गारिया है, और ऑटोमन साम्राज्य है। बस इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को जो देखना है, हम लोगों को कहानी देखनी है कि किस तरीके से जो एक भूमिका बनती है प्रथम विश्व युद्ध की, उसका घटनाक्रम क्या रहता है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के पीछे का घटनाक्रम, ये उपयुक्त रहेगा कहना, प्रथम विश्व युद्ध के पीछे का घटनाक्रम।
क्या क्या वो बातें रही जिन्होंने जन्म दिया प्रथम विश्व युद्ध को, उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या था कि जो भी देश थे, छोटे बड़े जो भी देश थे, तो जो बड़े देश मतलब पनप रहे थे, जिनको जिनको एक तरीके का जिनका विकास तीव्र से हो रहा था, जो औरों से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, तो उन देशों ने विस्तारवादी नीति को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो यही था कि जो खनिज होते थे, ठीक है, जो खनिज होते थे, जो कच्चा माल होता था, उसे अन्य क्षेत्रों से, अन्य छोटे छोटे देशों से अपने कंट्रोल में लाया जाए, उनको कवर किया जाए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कारण था। तो इसी के तहत सबसे पहले जो खेल शुरू किया और जिसका अंजाम भुगतना भी पड़ा उस देश को, उसका नाम है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया, पहली बात, ठीक है, पहला कारण है, पहली सीक्वेंस रखना आप लोग इसे ध्यान। जर्मनी ने, जो जर्मनी है, जर्मनी ने फ्रांस के दो क्षेत्र हैं, एक है एल्सेस और दूसरा है लॉरेन। ध्यान से देखिएगा, जर्मनी ने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। क्लियर है? तो जब जर्मनी ने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया, तो इस बात से अब देखिए, जो चोर होगा वो डरेगा, जो गलत होगा वो डरेगा। जर्मनी इस बात से क्या हो जाता है, डर जाता है। ठीक है, जर्मनी डर जाता है। और उस टाइम पर जर्मनी का जो शासक रहता है, जिसका नाम क्या था, बिस्मार्क था। ठीक है, अब बिस्मार्क इस बात से भयभीत हो जाता है, यार कि हमने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन को तो कब्जा लिया है, लेकिन क्या ये फ्रांस चुप रहेगा? ठीक है, ये फ्रांस चुप रहेगा? तो उसको लगा कि ये फ्रांस चुप नहीं रहने वाला है। तो बिस्मार्क ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, संधि प्रणाली को शुरू कर दिया। ठीक है, संधि प्रणाली को शुरू कर दिया। तो कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुप्त संधि प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो गुप्त संधि प्रणाली का जनक आपका बिस्मार्क को कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को के सामने उन बातों को ही रखूंगा जितनी बातें आपकी समझ को विकसित करने के लिए पर्याप्त है, और जितनी बातें आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है? इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। आगे देखिए, अब जो ये बिस्मार्क है, ये क्या खेल खेलता है, ये 1853 की बात है। कब की बात है? 1853 की बात है। और 1853 में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1853 में ये तीन सम्राटों का गुट बनाता है। तीन सम्राट कहें, तीन सम्राटों का क्या बन जाता है, गुट बन जाता है। दो दोस्त ये अपने साथ और बना लेता है। दो दोस्त कौन कौन से बनाता है, तीन दोस्त कौन कौन से बनाता है, क्योंकि इसको पता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे इसे फ्रांस से प्रॉब्लम होने वाली। तो तीन सम्राटों का गुट किन किन का बनता है, जर्मनी का। 1853 की बात है, जर्मनी हो गया आपका। उस टाइम पर ऑस्ट्रिया और हंगरी एक हुआ करते थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, प्लस आपका रूस हो गया। ठीक है, तो किन किन का गुट बनता है, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और जर्मनी। इनका गुट कब बनता है, 1873 में बनता है। अभी आप लोगों ने पूरी कहानी समझनी है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए, लेकिन अब आगे आप लोग ध्यान देना, 1878 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो जर्मनी का झुकाव है, जर्मनी का जो झुकाव है वो ऑस्ट्रिया हंगरी की ओर ज्यादा होता है। किसकी ओर होता है? उस टाइम पे ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया और हंगरी क्या थे, एक थे।
जर्मनी का जो झुकाव है वो ऑस्ट्रिया हंगरी की और ज्यादा होता है। अब देखिए, अब ऑस्ट्रिया हंगरी है, इसका किसी एक क्षेत्र जो बाल्कन वाला क्षेत्र है, जो इधर पड़ता है ये क्षेत्र, ठीक है, ये बाल्कन वाला क्षेत्र जो है, इधर साइड जो ये क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, इस साइड का जो क्षेत्र है, जो रूस का उसके साथ, ठीक है, रूस का किसके साथ, रूस का ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, उसको लेकर क्या है, अनबन है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन फिर भी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस एक साथ थे। लेकिन जब जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया और हंगरी की ओर जाता है तो इस बात से रूस थोड़ा सा नाराज हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को क्या समझने लगता है, अनसिक्योर समझने लगता है। अब देखिए, इसी तरीके से ये चीजें हैं कि सपोज दैट तीन दोस्त है ना, तीन दोस्त है, आप लोग चाहे लड़का है लड़की है, तीन दोस्त है, आप तीन दोस्त हैं आप लोग, लेकिन अगर दो दोस्त एक साथ रहने लगे, वो अपन आपस में गुसुर पुसुर करने लगे और आप अपने आपसे वो बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो लगेगा यार कि इस दल में तो भाई मेरे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, इस दल में तो मैं सेब नहीं हूं, हो सकता है ये मेरे खिलाफ पता नहीं कौन सी रणनीति बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जब जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया और हंगरी की ओर ज्यादा हो जाता है तो इस बात से रूस थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो फिर आगे परिणाम क्या होता है, फिर आगे क्या चीज, एक और, अब इस चीज को बल कौन सी चीज देती है कि 1879 में ऑस्ट्रिया, जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, और जो जर्मनी है, ठीक है, जो जर्मनी है, इनके बीच क्या हो जाती है, ध्यान रखना है, इनके बीच एक संधि हो जाती है, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच संधि हो जाती है तो यहां पर रूस नहीं आ रहा है ना, जबकि ये क्या है, 1873 में ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, और ऑस्ट्रिया हंगरी जो एक है उस टाइम पर, और प्लस जो जर्मनी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस जर्मनी, ये गुपचुप में ही क्या कर रहे हैं, अपना एक मीटिंग कर रहे हैं, एक संधि कर रहे हैं। तो इस बात से अब जो 1878 में जो एक शक टाइप का था ना उसको, कि यार ये दोनों एक साथ ना हो जाए और मेरे खिलाफ क्या ना कर दें, कुछ मेरा मामला बिगाड़ ना दे, ठीक है। तो यहां से और अनसिक्योरिटी किसको फील हो जाती है, रूस को फील हो जाती है, ठीक है। अब देखिए रूस, अब कुछ ना, अब रूस थोड़ी चुप रहेगा, रूस भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। तो अब आगे देखिए, आगे की कहानी किस तरीके से रहती है। अब जो है, अब वहां से जो जर्मनी का दुश्मन है, जर्मनी ने सबसे पहले अपनी दुश्मनी किससे पाली थी, ध्यान दीजिएगा, जो जर्मनी है, इसने अपनी दुश्मनी जो है ये किससे पाली थी, आपको याद होगा, तो इसने अपनी दुश्मनी पाली थी किससे, फ्रांस से। अब फ्रांस भी क्या चुप रहेगा क्या, फ्रांस भी कुछ ना कुछ तो करेगा। अब फ्रांस द्वारा क्या किया जाता है, एक फ्रांस द्वारा इटली का एक क्षेत्र है ट्यूनिसिया, ठीक है। अब क्या किया देखिए, जर्मनी ने लूटा फ्रांस को, और फ्रांस ने लूटा किसको, इटली को, और इटली का कौन सा क्षेत्र, इटली का ट्यूनिसिया। समझ रहे हो ना, देखो बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसकी कहानी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों के दिमाग में एक बार एक कहानी बैठ गई तो आपको पूरा का पूरा विश्व युद्ध समझ में आ जाएगा, जो पहला विश्व युद्ध है, ठीक है। तो फ्रांस ने ट्यूनिसिया पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। अब जब इसको कब्जा कर लिया तो इटली इस बात से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। इटली क्या, इटली नाराज। अब जब इटली नाराज हो गया तो इटली नाराज होके किसके पास जाएगा, दुश्मन का दुश्मन हमेशा क्या होता है, दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, यानी कि वो किसके पास जाएगा, जर्मनी के पास जाएगा। क्लियर है, जर्मनी के पास गया तो जर्मनी का एक दोस्त है ना, कौन, ऑस्ट्रिया हंगरी,
तो 1882 में जर्मनी कहता है कि आजा भाई ऑस्ट्रिया हंगरी, एक और को हमने आज क्या करना है, अपना साथी बनाना है और कल उसके साथ बिल्कुल हमने पिज्जा बर्गर खाना है। तो देखिए जो 1882 में होती है त्रिपक्षीय संधि, 1882 में त्रिपक्षीय संधि होती है, और ये संधि किस किस के बीच होती है, ये संधि होती है आपका जर्मनी के बीच, ठीक है। ये संधि होती है आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस तीसरा कौन आएगा इनके साथ, इटली, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संधि 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और इटली के साथ होती है। अब देखिए अब फिर आगे क्या होता है, आगे फिर एक कहानी होती है 1882 तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब 1887 में ध्यान दीजिएगा, 1887 में जर्मनी को याद आती है किसकी, अपनी रसिया मैडम की, यानी कि रूस की याद आती है, रूस की याद आती है। तो अब जर्मनी सोचता है यार कि कहीं जो रूस है ना, रूस जर्मनी का दोस्त था, पता है आप लोगों को 1873 में इन तीनों के बीच संधि हुई थी, लेकिन रूस इससे थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा था। तो इस बात से इसने बोला जर्मनी ने, यार मुझे तो इसको रूस को क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात, रूस को रूस को मनाने के लिए ये फिर 1887 में क्या करता है, रूस के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, कि यार ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच रहे हैं, तुम बस परेशान ना हो, ठीक है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भले तुम्हारी लकड़ी ऑस्ट्रिया हंगरी सी है तो हमसे थोड़ी है, ठीक है। और फिर इटली भी हो गया है, इटली भी हमारा नया दोस्त है, चारों लोग मिलके बढ़िया से रहेंगे, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और रूस, ठीक है। जब मिल बैठेंगे, क्या बोलते हैं उसे, जब मिलेंगे चार यार, ठीक है, तो शाम होगी लाजवाब। तो वही चीज ये बोलता है, जर्मनी समझाता है रूस को। तो 1887 में क्या होती है, पुनः पुनः जर्मनी, ध्यान रखना, जर्मनी और रूस की पुनः आश्वासन की संधि होती है, पुनः आश्वासन की संधि होती है। तो आपसे पूछा जाए कभी कि पुनः आश्वासन की संधि जर्मनी और रूस के बीच कब होती है, तो 1887 आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट तब आता है जब जर्मनी का एक नया शासक बनता है, बिस्मार्क का जो खेल है वो खत्म हो जाता है। तो जर्मनी का शासक बनता है विल्होम, ठीक है, विल्होम, कहीं कहीं पर विलियम है, कहीं पर विल्होम है, विल्होम सेकंड, ठीक है। विल्होम सेकंड जब जर्मनी का क्या बनता है, शासक बनता है, तो ये क्या करता है, रूस की बेइज्जती करता है। अरे रूस कुछ नहीं यार, वो तो बिस्मार्क, कहता है कि यार रूस कुछ नहीं है, रूस को तो बस बिस्मार्क ने मुंह लगाया था, उसकी औकात कहां है हमारे साथ उठने बैठने की, ठीक है। तो ये कहता है विल्होम सेकंड, ठीक है। अब साथ में इस विल्होम सेकंड की जो दुश्मनी है, वो इंग्लैंड से भी लकड़ी ले लेता है। किससे लकड़ी ले लेता है, इंग्लैंड से, ध्यान रखना, इंग्लैंड से भी ये क्या कर लेता है, दुश्मनी कर देता है। अब विल्होम सेकंड जो है, इसके संबंध रूस से तो पहले से ही तनातनी आ रही थी ना, रूस को तो पहले से ही प्रॉब्लम थी। अब विल्होम सेकंड ने रूस की बेइज्जती कर दी, तो रूस या इनकी जर्मनी से बिल्कुल साइड हो गया। लेकिन इस विल्होम सेकंड ने इंग्लैंड से भी क्या कर ली, दुश्मनी कर दी। तो अब रूस क्या करता है, वहां से अपना पल्ला
झाड़ लेता है और 1894 जर्मनी का साथ छोड़ देता है। और 1894 में अब क्या होता, मैंने आपको बताया था ना, दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का, ध्यान देना पूरा मामला फिट हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये आज ढंग से कंप्लीट कर लिया। दुश्मन का दुश्मन हमेशा क्या होता है, दोस्त होता है। तो आपको पता है जर्मनी है, तो जर्मनी का दुश्मन कौन है, फ्रांस है। जर्मनी का दुश्मन कौन है, फ्रांस है। तो ये जो आपका रूस है ये किसके पास जाएगा, रूस फ्रांस के पास जाएगा ना। अब जब रूस फ्रांस के पास जाएगा तो 1894 में रूस और क्या होती है, फ्रांस की संधि होती है। ठीक है, उसने बोला, रूस ने बोला बहुत हो गया जर्मनी तेरा खेल, अब मैं क्या है किसके साथ जाऊंगा, फ्रांस के साथ जाऊंगा। ठीक है, अब 1894 में क्या हुआ, रूस और फ्रांस एक हो गए। 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस एक हो गए, इंग्लैंड और फ्रांस एक हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है उसी तरीके से दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। तो क्या होगा, हो गया कि यहां से इसकी फ्रांस, फ्रांस बोल रहा है कि यार फ्रांस क्या कर रहा है, दोनों में फ्रांस कॉमन है। ठीक है, फ्रांस क्या कह रहा है कि देख यार इंग्लैंड जो रूस है वो बहुत बढ़िया आदमी है और उसकी दोस्त पता है तेरी लकड़ी क्या है, तेरी लकड़ी जर्मनी से है ना, तो ये रूस को सारे भेद पता है जर्मनी के। तो हम क्या करते हैं, हम इस रूस, रूस हमारा है, हम सब एक हो जाते हैं। तो रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस सारे क्या हो गए, ये तीन देश क्या हो गए, एक हो गए। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। फिर अब देखिए 1905 में, 1905 में एक और चीज हो जाती है। वो चीज क्या होती है, एक छोटा देश, छोटा सा देश है जापान, और जापान द्वारा रूस की पराजय हो जाती है। ठीक है, तो 1905 में जापान द्वारा रूस की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। ध्यान रखना है आप लोग, और रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, जापान इतना छोटा सा देश, तो बिल्कुल रूस की ईगो पे आ जाती है यार कि कल का लौंडा हमें हरा दिया। तो अब क्या होता है कि अब फिर ये बोलते हैं तीनों, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, भाई अब इस बार हमने बिल्कुल ऐसा पैचअप बनाना है कि साला जो हमसे टकराए वो बस चूर चूर हो जाए। तो 1907 में, 1907 में ध्यान रखिएगा, 1907 में क्या होता है, त्रिपक्षीय सौहार्द होता है। त्रिपक्षीय सौहार्द का संधि है। तो ये त्रिपक्षीय सौहार्द जो होता है वो रूस प्लस इंग्लैंड प्लस फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, अब ये बोलते हैं अब कोई भी हम पे टच करेगा तो भैया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 1907 में क्या होता है, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब ये तो हम 1907 तक आ गए, आप लोग समझ गए होंगे कि रूस, इंग्लैंड, फ्रांस से एक तरीके से मित्र राष्ट्र बन जाते हैं, एक तरफ केंद्रीय राष्ट्र रहते हैं। अब जो मेन चीज है, मेन चीज है वो क्या होते हैं, अब हम यहां पर, ये तो हम लोगों ने एक भूमिका पढ़ी प्रथम विश्व युद्ध तक आने की। अब हम लोग पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या रहे उसे हमने समझना है। तो देखिए, तात्कालिक कारण जो रहे वो रहे, वो रहा सर्बिया और ऑस्ट्रिया का तनाव। सर्बिया व ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया हंगरी ही कहेंगे हम लोग, बार बार हंगरी नहीं लगाऊंगा इसके साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी का तनाव। अब ये सर्बिया जो है, तो सर्बिया में एक जाति है स्लाव, जनजाति है स्लाव, तो वहां पर एक आंदोलन चल रहा था, सर्व स्लाव वादी आंदोलन, सर्व स्लाव वादी आंदोलन। तो आपसे कई बार पूछा जाए कि सर्व स्लाव वादी आंदोलन जो है इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध है आपका सर्बिया से। क्लियर है? अब देखिए 1908 में जो ये ऑस्ट्रिया है, ये भी कम थोड़ी है ना, ये भी अब कुछ करेगा ऑस्ट्रिया हंगरी। तो 1908 की बात है, 1908 में ऑस्ट्रिया क्या करता है, ध्यान दे, क्या एक क्षेत्र है सर्बिया के जिनका नाम क्या है, बोस्निया, बोस्निया और हर्जेगोविना, काफी टफ नाम है, बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अपने नियंत्रण में ले लेता है। कौन? ऑस्ट्रिया। इस बात से जो सर्बिया है वो क्या आ जाता है, तनाव में आ जाता है, ठीक है, परेशान हो जाता है, यानी कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या काम होता है। 1912-13 में, 1912-13 में बाल्कन का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बाल्कन का युद्ध होता है। और इस बाल्कन युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए क्षेत्र का गठन होता है जिसका नाम है अल्बानिया। एक नए देश का गठन होता है अल्बानिया, अल्बानिया का गठन। और ये अल्बानिया का गठन किसके कहने पर होता है, किसके संकेत पर होता है? वो भी होता है ऑस्ट्रिया। यानी कि जो ये ऑस्ट्रिया है ये किसका सीधा सीधा ये दोस्त किसका है? ये जर्मनी का दोस्त है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी जो जर्मनी का दोस्त है। सर्बिया किसके साथ जाएगा? सर्बिया पता है आप लोगों को, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये लास्ट में इन्हीं के साथ आएगा, जो अपना ये फ्रांस वगैरह, फ्रांस रूस इंग्लैंड है, इनके साथ ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया जो है ये किसको प्रॉब्लम देने लग गया? ये प्रॉब्लम देने लग गया सर्बिया को। ठीक है, अब सर्बिया को प्रॉब्लम दे दी तो जून, अब जो आगे देखिए, जून 1914 की बात है। कब की बात है? जून 1914 की बात है। और ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी, यानी कि भविष्य का राजा, भविष्य का सम्राट और वर्तमान का राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी है आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। ये जाता है बोस्टोनिया में, बोस्टोनिया में जाता है, जो कहां है? सर्बिया के अंदर है, बोस्टोनिया में। बोस्टोनिया में एक जगह है सरोजेवो, सरोजेवो का उसका क्या रहता है? दौरा रहता है। और उसी सरोजेवो में इस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। क्लियर है? ध्यान रखना, किसकी हत्या?
आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या बोस्टनिया में सरोजेवो नामक स्थान पर हो जाती है, और जो सरोजेवो किसके कंट्रोल में था? सर्बिया के कंट्रोल में था। तो इस बात से ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो काफी नाराज हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा होती है और नींव पड़ जाती है प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, तो आपसे कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है प्रथम विश्व युद्ध का, कि बताइए कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका तात्कालिक कारण क्या है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो उत्तराधिकारी यानी कि राजकुमार, ठीक है, यानी कि प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। क्लियर है? बस इतनी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि 28 जुलाई, क्या बात ध्यान रखना है? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दी जाती है। क्लियर है? और यहीं से नींव पड़ जाती है प्रथम विश्व युद्ध की। समझ में आ गई कहानी? क्लियर है? तो अब जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, अब हम लोगों ने कुछ आगे की कहानी देखनी है। क्या है आगे देखेंगे आप लोग। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक तो आप लोगों को ये फैक्ट ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि गुप्त टोटल कितने, पहले इसमें शामिल कितने देश थे पूरे प्रथम विश्व युद्ध में, तो शामिल थे 37 देश। कितने देश? 37 देश टोटल शामिल थे। आपसे पूछा जाएगा गुप्त संधि प्रणाली का जनक कौन है? तो है बिस्मार्क। सारा खेल किसने रचा था? बिस्मार्क ने। और हाथ भी किसका था? जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी अगर फ्रांस के उन दो क्षेत्रों को नहीं करता तो इतना बड़ा महायुद्ध नहीं होता। क्लियर है? काला हाथ नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन, आपसे पूछा जाएगा काला हाथ नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संबंध किस देश से है? तो वो है सर्बिया। किस देश से है? सर्बिया से है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी द्वारा, ठीक है, सबसे पहले जर्मनी द्वारा ही अटैक किए जाते हैं। तो जर्मनी क्या करता है? रूस पर अटैक करता है 1 अगस्त 1914 को। ठीक है, जर्मनी अटैक करता है फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 को, और जर्मनी अटैक करता है इंग्लैंड पर 8 अगस्त 1914 को। क्लियर है? तो ये तीनों तिथि आप लोगों को ध्यान रखनी। 1 अगस्त 1914 किस पे अटैक होता है? रूस पर। 3 अगस्त 1914 को अटैक होता है फ्रांस पर, और 8 अगस्त 1914 को अटैक होता है आपका इंग्लैंड पर। क्लियर है? यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आती है कि भाई जो आज पूरे विश्व में विश्व शक्ति बना हुआ है अमेरिका, तो अमेरिका की क्या कहानी है देखेंगे हम लोग। अमेरिका का अगर आप लोग उस समय का हिसाब किताब देखें तो अमेरिका इस युद्ध में कूदता है 6 अप्रैल 1917 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1917 को इस युद्ध में
कुत्ता है, और उस टाइम पे उसके जो राष्ट्रपति रहते हैं वो रहते हैं वुडरो विल्सन। कौन रहते हैं? वुडरो विल्सन। राष्ट्रपति भी लिख लीजिएगा, कहीं पूछ लिया तो आप लोग बेहोश ना हो जाओ। अब देखिए अमेरिका का शामिल होने के पीछे क्या कारण है, ध्यान रखना। अमेरिका शामिल क्यों हुआ? अमेरिका अलग थलग ही था, लेकिन अमेरिका को शामिल होना पड़ा। बात आई जब उसके नागरिकों की, तो इंग्लैंड का एक जहाज था लुसितानिया, ठीक है, इंग्लैंड का जहाज है लुसितानिया, और इस लुसितानिया को जर्मनी के जहाज और उस जर्मनी के जहाज का नाम था यू बोट, ठीक है। यू बोट ने क्या कर दिया? इसको डुबो दिया। अब जब डुबा दिया तो इसमें क्या थे? इंग्लैंड के ही यात्री नहीं थे, इसमें अमेरिका के भी यात्री थे। तो अमेरिका ने अपने लोगों की जान की कीमत का बदला लेने के लिए इस युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। क्लियर है? आगे देखिए आगे क्या कहानी रहती है। फिर रूस ने हाथ छोड़ दिए। रूस क्या करता है? 1917 में बाहर हो जाता है इस युद्ध से, बोलता है छोड़ो यार हम नहीं लड़ते हैं, ठीक है। तो रूस 1917 में बाहर युद्ध से। उसके बाद अक्टूबर 1918 में जब भयंकर प्रलय हो जाती है तुर्की, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य जो है तुर्की, वो भी क्या कर लेते हैं? समर्पण कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भारी कौन कौन राष्ट्र रहते हैं? मित्र राष्ट्र रहते हैं, ठीक है। 1918 में तुर्की का समर्पण हो जाता है, और नवंबर 1918, ध्यान रखना है, नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया का समर्पण हो जाता है। क्लियर है? नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया का क्या हो जाता है? समर्पण हो जाता है। अब देखिए तुर्की और ऑस्ट्रिया किसके दोस्त हैं? ऑस्ट्रिया जो है, तुर्की ऑस्ट्रिया किसके दोस्त हैं? जर्मनी के दोस्त हैं। तो इसका प्रभाव जर्मनी में भी पड़ेगा। जर्मनी देखेगा यार तुर्की भी अब नहीं लड़ रहा है, ऑस्ट्रिया भी नहीं लड़ रहा है, तो साला हम अकेला कब तक लड़ते रहे। तो जर्मनी भी क्या कर देता है? समर्पण कर देता है। कब? 11 नवंबर, ध्यान रखिएगा इस डेट को, 1918, ठीक है। और 11 नवंबर 1918 को जो जर्मनी है वो युद्ध विराम की घोषणा कर देता है कि भैया अब हमारा बस का लड़ने का नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखिए, और जो उस टाइम पर जर्मनी का शासक रहता है, जब ये युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है 1918 में, 11 नवंबर 1918, तो वो रहता है, ध्यान रखिएगा, जर्मनी का शासक जो रहता है उस टाइम पे, उसका नाम क्या है? केजर विलियम सेकंड, ठीक है। और ये क्या कर देता है? अपना त्याग पत्र दे देता है, और जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। वेमर गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि ध्यान रखनी है, वो संधि है पेरिस की संधि। पूछा जाएगा यहां से प्रश्न, पेरिस की संधि। तो ये पेरिस की जो संधि है ये 18 जनवरी 1919 को होती है भाई। क्लियर है? और इसमें 27 देश पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी में निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्र संघ की क्या होगी? स्थापना होगी। युद्ध में जो भी खर्च हुआ है, ठीक है, जो भी हानि हुई है युद्ध संबंधी
मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रीजन रहते हैं। पेरिस की संधि से बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कब हुई थी। 18 जनवरी, कहीं कहीं पर जून भी लिखा रहता है, लेकिन 18 जनवरी 1919 आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी संधि के तहत फैसला लिया जाता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना होगी विश्व शांति के लिए, और युद्ध संबंधी मुआवजा दिया जाएगा जो भी इसके लिए उत्तरदायी है। और 27 देश इसमें पूरे शामिल रहते हैं इस संधि के दौरान। आगे देखेंगे आप लोग। अब देखिए, ये तो पेरिस की संधि थी, लेकिन आपसे जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में वो क्या बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति आधिकारिक रूप से किस संधि से हुई। इस टाइप का प्रश्न बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है वायसराय की संधि। वायसराय की संधि, और ये संधि किन किन के बीच हुई थी। ये संधि हुई थी मित्र राष्ट्र आप समझते हैं, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, और किसके बीच, आपका जर्मनी के बीच ये हुई थी। और कब हुई थी, तिथि आप लोगों को ध्यान रखनी है 28 जून 1919। ठीक है, 28 जून 1919 को ये होती है। और जर्मनी ने इस पे क्या किए, हस्ताक्षर किए। क्लियर है। और ये वायसराय की संधि ही बनेगी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। कैसे, आइए समझते हैं। इस संधि के तहत क्या हुआ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी लिखनी है। जर्मनी से बहुत बड़े हिस्से छीन लिए गए। मतलब पूरा जो आरोप लगाया गया वो जर्मनी पर ही लगाया गया प्रथम विश्व युद्ध का। उसके अलावा इसमें बताया गया कि आर्थिक नुकसान हेतु जर्मनी उत्तरदायी है। उसके अलावा जर्मनी में सेना का आकार छोटा कर दिया गया। जो जर्मनी की सेना थी उन्हें कम सेना रखने को लिए कहा गया। इनका एक बहुत बड़ा क्षेत्र था राइन क्षेत्र। राइन क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया। उसके अलावा और राइन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया और किसे दे दिया गया, मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया, यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। बताओ, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें हार धुरी राष्ट्रों की हुई, केंद्रीय राष्ट्रों की हुई इस प्रथम विश्व युद्ध में। और जो सार क्षेत्र था, सार क्षेत्र को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। बताइए, पूरा का पूरा जो युद्ध है, ये प्रथम विश्व युद्ध है, इसका जो कारण थोपा गया और जिसका सबसे ज्यादा शोषण किया गया वो किया गया जर्मनी का। और इसी वायसराय की संधि का नतीजा था कि हिटलर जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ और उसने इतनी क्रूरता के साथ द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू किया। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण जो है वो वायसराय की संधि को ही माना जाता है। क्लियर है। और जब हम द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो
आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है, क्योंकि पोलैंड को भी, जो पोलैंड था उसको बिल्कुल बीचों बीच, जर्मनी के बीचों बीच समुद्री रास्ता दे दिया गया था। तो वो लकड़ी थी जर्मनी की पोलैंड से, तो जर्मनी क्या करता था, पोलैंड पे हमला कर देता था। वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन जाता है, तत्कालिक कारण बन जाता है। लेकिन जो ये आग जर्मनी के अंदर सुलग रही थी, वो सुलग रही थी द्वितीय विश्व युद्ध तक जो सुलगी, वो आपका ये वायसराय की संधि रही। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ प्रमुख संधियां हैं जो मित्र राष्ट्र और औरों के बीच हुई, तो आप लोग लिख लीजिए प्रमुख संधियां। प्रमुख संधियां में देखेंगे, पहली संधि है सेंट जर्मन की संधि। ये होती है 10 सितंबर 1919। किस किस के बीच होती है? एक साइड रहते हैं मित्र राष्ट्र प्लस ऑस्ट्रिया के साथ, मित्र राष्ट्र और ऑस्ट्रिया के साथ होती है। दूसरी आप लोगों को जो महत्वपूर्ण संधि है वो है त्रिपानो की संधि। त्रिपानो की संधि, और ये जो त्रिपानो की संधि है ये होती है 4 जून 1920 को। किस किस के बीच होती है? ये होती है हंगरी और किसके बीच? मित्र राष्ट्रों के बीच। यानी कि जो खेल जर्मनी ने शुरू किया था उस खेल को अंजाम फ्रांस, रूस और इंग्लैंड ने फाइनली दिया। ठीक है, आगे देखिए, आपको ध्यान रखना है न्यूली की संधि। न्यूली की जो संधि है ये संधि होती है 27 नवंबर 1920 को, और ये होती है बुल्गारिया के साथ। बुल्गारिया प्लस मित्र राष्ट्र के बीच ये होती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि ये होती है आपका 10 अगस्त 1920 को। 10 अगस्त 1920 को होती है, और तुर्की प्लस मित्र राष्ट्र। और इसमें क्या होता है, ऑटोमन साम्राज्य जो है, ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन होता है इसमें। क्लियर है? उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि 14 सूत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वो है वुड्रो विल्सन से। और वुड्रो विल्सन कौन थे? 1914 के टाइम जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर अमेरिका राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन का आधार बनाए। पेरिस शांति सम्मेलन का आधार। और आपसे पूछेगा कोई कि भारत कहां से लड़ रहा था भैया? ठीक है, तो भारत लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से। और कैसे लड़ रहा था? क्योंकि इंग्लैंड लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से, और महात्मा गांधी जी के सहयोग से और हमारे लीडरों के सहयोग से हमारे सैनिक भर्ती हो रहे थे ब्रिटिश सेना। क्लियर है? ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। आई होप आप लोगों को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग इसे शेयर जरूर करना, इससे इसके अच्छे नोट्स बना लेना, और हमेशा के लिए आप लोगों को कभी भी प्रथम विश्व युद्ध को समझने में दिक्कत नहीं आए।